नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने जीता विश्वास मत। सत्ता पक्ष को मिले 164 मत, विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पक्ष में 99 मत। विपक्ष के नए नेता बने अजीत पवार। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने गरीबों को भ्रष्टाचार से दी राहत। गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री, सभी क्षेत्रों में बिचौलियों को खत्म करने पर दिया जोर। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी। गुजरात, मेघालय और कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना शीर्ष प्रदर्शन वाली श्रेणी में टॉप पर। कोविड टीकाकरण अभियान में देश को एक और सफलता। 90% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण। अब तक 197 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त। बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड को 378 रन का लक्ष्य। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगी। चुनाव 6 अगस्त को होगा। शिक्षा, युवा मामलों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनय पी सहस्रबुद्धे ने राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उन्हें समिति की रिपोर्ट पेश की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के जांगला गांव के पास बस में गहरी खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे में दुख जताया है। मणिपुर में भूस्खलन की घटना में जान गंवाने वाले असम के निवासियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि राज्य के 12 लोग अब भी लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 16,135 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,864 पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने स्कूलों को एक और सप्ताह के लिए बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बच्चों को स्कूल पहुंचाने के वास्ते पर्याप्त ईंधन नहीं है। तुर्की में जून महीने के दौरान वार्षिक मुद्रास्फीति 78.62% पर पहुंच गई, जो 1998 के बाद से मुद्रास्फीति की सर्वाधिक दर है। सिडनी और उसके आसपास रहने वाले 30,000 से अधिक लोगों को घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर में भीषण बाढ़ आने की आशंका है। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया। राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण में उन्होंने जीत हासिल कर ली है। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। बहुमत के लिए 144 मतों की आवश्यकता थी। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक और AIMIM के 1 विधायक ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अशोक चौहान, विजय वेडितिवार और 18 अन्य, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी शामिल थे, मत विभाजन के लिए अंतिम घंटी बजने से पहले तक सदन में नहीं पहुंचे। प्रस्तावाच्या बाजूने असणाऱ्या सदस्यांची संख्या 164 म्हणजे जास्त असल्यामुळे सदरूढ प्रस्ताव संमत झाला असे मी घोषित करतो। शक्ति परीक्षण से पहले ठाकरे के खेमे से शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर शिंदे के घेरे में चले गए। इसके साथ ही शिवसेना के शिंदे धड़े में विधायकों की संख्या 40 हो गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सराहना करते हुए कहा
कि उनमें मजबूत संगठनात्मक गुण हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को साथ लेकर राज्य के विकास के लिए काम करने का वादा किया है। या राज्याचा सर्वांगीण विकास, या राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी जे जे काही करायचं ते आम्ही आमच्या सर्व सहकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन, विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन, ज्या राज्यातल्या जनतेच्या मनामधलं जे आहे त्यांच्या मनातलं हे सरकार आहे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्य विपक्षी दल एनसीपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को विधानसभा में विपक्ष का नया नेता नामित किया गया। वो देवेंद्र फडणवीस का स्थान लेंगे, जो अब सत्ता में शामिल हो गए हैं। शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के एक दिन के बाद 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन जहां। सूरज, महाराष्ट्र का स्कोर पक्ष विपक्ष 164 वर्सेस 99, फ्लोर टेस्ट में पास हुए शिंदे। अगर कुल मिलाकर देखें तो कितनी मजबूत होगी अब सरकार और क्या होगी अब आगे की रणनीति? बिल्कुल दीक्षा, अगर हम संख्या बल के लिहाज से देखें तो कल जब स्पीकर का चुनाव हुआ था तो उस समय जो शिंदे हैं उनके नेतृत्व में राहुल नार्वेकर 164 वोट के साथ स्पीकर बने, जबकि नेता जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको 107 मत प्राप्त हुए थे। लेकिन आज जब विश्वास मत था शिंदे की सरकार का, उसमें उन्हें 164 मत तो दोबारा प्राप्त हुए, लेकिन विपक्ष के 107 में से सिर्फ 99 ही मत उन्हें प्राप्त हुए। मतलब जो कल था उससे भी 8 संख्या गिर गई है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़ी नाम जो मतदान में शामिल नहीं हुए, जिसमें आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान उसमें शामिल रहे, साथ में एनसीपी और सपा और ओबीसी की पार्टी, उनके विधायक इससे दूर रहे। तो यह बताता है कि कहीं ना कहीं जो कल स्पीकर का चुनाव हुआ था उसके बाद जिस तरह का संख्या बल आया था, तो आज विपक्ष का जो मनोबल था महाराष्ट्र विधानसभा में वो कमजोर था और उसका हमने देखा। अब आगे की तस्वीर का हम ये कह सकते हैं कि शिंदे फ्रंट फुट पे खेलेंगे। उनके पास 40 की संख्या शिवसेना के से आ चुकी है, साथ में भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल है वो उसका साथ है, और उसका नतीजा आज हमने देखा है कि उन्होंने जो पेट्रोल और डीजल में से वैट घटाकर दिखा दिया है कि आगे वो सरकार चलाएंगे। अब कुछ मामलों को लेकर, जैसे चीफ विप भरत गोगावले को बनाया गया शिंदे गुट से, उसको लेकर ठाकरे जो ग्रुप है वो उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है और वहां चुनौती दी गई है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मुख्य सचेतक नियुक्त करें। और उच्चतम न्यायालय ने 11 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़े हुए तमाम जो लंबित मामले उनके पास आए हैं उनके निपटारे की बात की, उनकी सुनवाई की बात कही है। तो अब न्यायालय में देखना होगा इनको कैसे देखा जाता है। लेकिन अगर हम फ्लोर की बात करें और महाराष्ट्र विधानसभा में, तो वहां पर शिंदे एक अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बना चुके हैं, विश्वास मत हासिल हो चुका है, विधानसभा अध्यक्ष ऐसा महत्वपूर्ण पद उसके गठबंधन के पास पहुंच चुका है। दीक्षा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदलते समय के साथ अगर भारत ने नई तकनीक को नहीं अपनाया तो ये पिछड़ा रह जाएगा। देश ने तीसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान इसका अनुभव किया है। गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने गरीबों को भ्रष्टाचार से राहत दी है और यह सभी क्षेत्रों में बिचौलियों को खत्म करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने ऑनलाइन जाकर सभी लाइन को खत्म कर दिया है। समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमारवम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर उनकी 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शुरुआती आयु में ही देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। उन्होंने आदिवासी कल्याण
और देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया और वो कम उम्र में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने दशकों पुराने उन कानूनों को बदल दिया है जो आदिवासी लोगों को बांस जैसी वन उपज को काटने से रोकते थे। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत 15 टन वजन की इस प्रतिमा को 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसे भीमावरम के ASR नगर में नगर निगम पार्क में क्षत्रिय सेवा समिति द्वारा स्थापित किया गया है। स्किल इंडिया मिशन के जरिए आज आदिवासी कला कौशल को नई पहचान मिल रही है। वोकल फॉर लोकल आदिवासी कला कौशल को आय का साधन बना रहा है। नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात, मेघालय और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की है। वहीं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना को शीर्ष प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में टॉप पर रखा गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से कुल 5 श्रेणियों में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की गई है। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बनाने के लिए कार्य कर रही है। राज्यों ने अपने स्टार्टअप नीति ढांचे को मजबूत किया है। पिछले 6 वर्षों के भीतर स्टार्टअप नीतियों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 से 31 हो गई है, जो एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी यंत्र को दर्शाता है, जो भारत के स्टार्टअप आंदोलन और हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देता है। भारत भर में 1,500 से अधिक महिला उद्यमियों को उनके स्टार्टअप के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से समर्थन मिला है। भारत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, मजबूत करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में सहकारी समितियों ने पिछले 100 वर्षों में उल्लेखनीय काम किया है। दिल्ली में सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी सहकारी समितियों से आगामी 100 वर्षों में और भी बेहतर काम करने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र में सहकारिता आंदोलन मजबूत से मजबूत होता गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय है सहकारिता की आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में भूमिका। हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता को आगे बढ़ाने का, सहकारिता के विचार को देने का काम किया है। हमारे यहां भी लगभग 125 साल पुराना सहकारिता का इतिहास है। देश में 90% वयस्क आबादी को पूर्ण टीकाकरण लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हम एक साथ मिलकर महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV.
passed by Parliament. Those in favor of please say aye. Those against it please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में। Laws that govern the country. How will they affect us? Let our top experts tell you all about their impact and implications in Bills and Insight, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। दिल्ली विधानसभा ने सदस्यों के वेतन और भत्ते में 66% से अधिक की वृद्धि से संबंधित विधेयक पारित किया। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी वेतन वृद्धि का समर्थन किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर के नवनिर्वाचित विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन पद की शपथ ली। राज्यसभा के लिए चुने जाने पर राघव चड्डा के सीट छोड़ने के बाद राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव कराया गया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा 8 जुलाई को विधायक के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने टाउन बोर्डोवाली विधानसभा सीट से हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इसे सोची समझी साजिश के तहत की गई घटना बताया। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई मुकर्रर की है। इस दिन मुकदमा सुनवाई करने या नहीं करने पर दलीलें सुनी जाएंगी। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए 7,200 से अधिक श्रद्धालुओं का छठा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। उदयपुर में सोमवार को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 12 घंटे की ढील दी गई। वहीं मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का फैसला स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत प्रशासन ने वहां भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसूनी बारिश का दौर इस सप्ताहांत तक जारी रहने का अनुमान है और इस दौरान कुछ जगहों पर भारी और बेहद भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रांची पहुंची। एनडीए के सांसदों और विधायकों को संबोधित भी किया। रांची पहुंचने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश और जनजातीय समुदाय के लिए यह गौरव का पल है, जहां देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू बिहार के सांसदों और विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए मंगलवार को पटना जाएंगी। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा। संसद भवन और राज्य की राजधानियों में वोटिंग होगी। संसद भवन के पहली मंजिल के कमरा नंबर 63 में मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसी समय के दौरान राज्यों की राजधानियों में वोटिंग होगी। संसद सदस्य चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति लेकर किसी भी राज्य की राजधानी में मतदान कर सकता है। इसी तरह किसी भी राज्य विधानसभा का सदस्य जिसने चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की हो, वो संसद भवन में वोट डाल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना 21 जुलाई को होगी। देश का वस्तुओं का निर्यात जून में सालाना आधार पर
16.78% बढ़कर $37.94 अरब पर पहुंच गया। निर्यात आंकड़ों के मुताबिक जून में देश का आयात 51% बढ़ गया। जून 2021 की तुलना में बीते महीने देश ने 63.58 अरब डॉलर का आयात किया। चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों यानी अप्रैल जून तिमाही में देश का निर्यात 22.22% बढ़कर 116.77 अरब डॉलर पर पहुंच गया। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस के बलों ने पूर्वी यूक्रेन में काफी अंदर तक हमले तेज कर दिए हैं। इससे पहले उसने एक अहम गढ़ पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि उसने सेना लिसिचांस्क शहर से निकल गई है। यह लुहांस्क प्रांत में है और देश के पूर्वी डोनबास क्षेत्र के 2 हिस्सों में से एक है। रूस के बलों ने दोनेत्स्क के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह डोनबास का दूसरा बड़ा प्रांत है। पोप फ्रांसिस ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि वे निकट भविष्य में इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस महीने के अंत में कनाडा की यात्रा के बाद मॉस्को और कीव की यात्रा करने की उम्मीद जताई है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि यह विचार उनके दिमाग में तब कभी आया नहीं कि वो गर्मी के अंत तक योजनाबद्ध सेवानिवृत्ति का ऐलान करें। हालांकि उन्होंने इस बात को एक बार फिर दोहराया कि वो किसी दिन पद छोड़ सकते हैं, जैसा कि पोप बेनेडिक्ट 16वें ने वर्ष 2013 में किया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी है। इसके साथ ही 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त भी बना ली है। टीम इंडिया ने गेंद और बल्ले से शुरुआत से लेकर अंत तक दबदबा बनाए हुए रखा। भारत की सलामी बल्लेबाजों ने 174 रन की अटूट साझेदारी की, जिससे भारत ने 25.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने नाबाद 94 और शेफाली वर्मा ने नाबाद 71 रन की पारी खेली। इससे पहले टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने श्रीलंका को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 50 ओवर में 173 रन पर आउट कर दिया था। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने 4 विकेट चटकाए, जबकि दीप्ति शर्मा और मेघना सिंह ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम ने पहला वनडे 4 विकेट से जीता था। भारतीय टीम के खिलाफ 5वें क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को जीत के लिए 378 रन का लक्ष्य मिला है। चौथे दिन टीम इंडिया दूसरी पारी में 245 रन पर आउट हो गई। भारत की दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने सर्वाधिक 66 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने 57 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 33 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि स्टुअर्ट ब्राड और मैटी पोर्ट्स को 2-2 विकेट मिले। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड की टीम 284 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। शिकागो के ब्रुकफील्ड जू में जानवरों को एक विशेष दावत दी गई है, जिसमें जानवरों को रंग बिरंगे केक और खिलौने दिए गए हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।